क्या चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री को देना पड़ जाएगा कर्नाटक से इस्तीफा? और क्या कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को होने जा रहा है बड़ा नुकसान? कांग्रेस में नए आए भाजपा के विधायक ने लगाया मुख्यमंत्री बोम्मई पर 1.5 करोड़ लूट का आरोप। जी हां दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि गृह मंत्री बनने लायक नहीं है अमित शाह, भड़के सुब्रमण्यम स्वामी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें 2024 के चुनाव से पहले फूट के संकेत बीजेपी में सामने आ रहे हैं और अमित शाह को घेरने का प्रयास किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर पर उठ रहे सवाल, क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, आपको बताएंगे दोस्तों। चौथी खबर में जिक्र होगा कि मध्य प्रदेश से अखिलेश यादव ने दिया 2024 का संकेत, तस्वीर में दिखा सियासी समीकरण। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा विधायकों में छिड़ी जंग, आपस में ही भिड़ंत। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि कर्नाटक के चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां पे आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है और मुख्यमंत्री बोम्मई पर बड़ा आरोप लगा है यहां पर भाजपा के अपने ही पूर्व नेता ने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 1.5 करोड़ रुपए लूट का आरोप लगाया गया है बोम्मई पर। भाजपा से इस्तीफा देने वाले विधायक नेहरू ओलेकर ने यह आरोप लगाया है। जी हां दोस्तों, भाजपा के लिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में टिकट कटने से नाराज विधायक भारी परेशानी खड़ी करते नजर आ रहे हैं और शुक्रवार की सुबह में कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री और अथानी विधानसभा क्षेत्र से टिकट न मिलने के कारण नाराज लक्ष्मण सावदी ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। तो दोस्तों, दो बेहद बड़े नेताओं ने बीजेपी छोड़ दी है और दोस्तों बीजेपी जो छोड़ा सो तो छोड़ा, और छोड़ते ही सीएम बोम्मई पर लगा दिया 1.5 करोड़ की लूट का आरोप। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये 1.5 करोड़ की लूट का जो आरोप है वो बीजेपी को यहां पर ले डूबेगा कर्नाटक के चुनाव में? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या गृह मंत्री बनने लायक नहीं है अमित शाह, आखिर क्यों भड़के हैं सुब्रमण्यम स्वामी? जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बेहद बड़ी खबर आ रही है बीजेपी को लेकर। बेबाकी से अपनी बात रखने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है और उन्होंने एक न्यूज आर्टिकल शेयर करते हुए कहा कि शाह कहते हैं कि भारतीय सीमाएं सुरक्षित हैं, उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ये सरासर झूठ है, ये उनकी हिमालयी अज्ञानता है, वो किसी भी तरह से गृह मंत्री बनने के लायक नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर खून खौल उठा है सुब्रमण्यम स्वामी का ये सुन के कि देश की सरहदें, देश की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित हैं, और यहाँ पर सीधा गृह मंत्री को लेकर के ये बड़ा बयान दिया है। कहा है कि ये सरासर झूठ है, चीन के यहाँ पर हमले लगातार चल रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी बीच सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बयान दिया है, कहा ये सरासर झूठ है और ये उनकी हिमालयी अज्ञानता है, किसी भी तरह से गृह मंत्री बनने के लायक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है, ये किसके बारे में कहा है आप कमेंट में जरूर बताइए। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने आगे कहा कि बेहतर होगा कि अमित शाह बम्बिनों की अवैध दोहरी नागरिकता पर काम करें। दरअसल सोमवार को अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने बयान दिया था कि देश की 1 इंच भूमि पर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। और आपको बता दें कि इसका विरोध किसी और ने नहीं, भाजपा के अपने ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कर दिया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने इतना तक कह दिया कि गृह मंत्री बनने के लायक नहीं है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि देश की सीमाओं को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी गृह मंत्री की है और उस परेशानी को नजरअंदाज करके, लोगों को गुमराह करके उस परेशानी को नहीं टाला जा सकता? तो आप अभी इस वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर पर उठ रहे सवाल, क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट? जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और एक अन्य गुलाम का बीते दिन झांसी में एनकाउंटर कर दिया गया। दोनों आरोपियों के सिर पर 5-5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। 12 सदस्यीय यूपी एसटीएफ की टीम ने असद और गुलाम को
ढेर कर दिया है। एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने यूपी सरकार की माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की नीति की प्रशंसा की है, जबकि कई लोगों ने एनकाउंटर पर सवाल भी खड़े किए हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती, ओवैसी आदि ने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए इसे सही नहीं बताया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये एनकाउंटर फर्जी है या फिर ये ठीक किया गया है यूपी पुलिस द्वारा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश से अखिलेश यादव ने दिया 2024 का संकेत, तस्वीर में दिखा सियासी समीकरण। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश से उन्होंने साल 2024 के चुनाव के लिए बड़ा संकेत भी दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बाबा साहेब की जन्मस्थली महू पहुंचे और यहां पर उनके साथ राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत चौधरी और आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी इनके साथ मौजूद रहे। तीनों नेताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा विधायकों में छिड़ी जंग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हैं। सभी पार्टियां एक एक करके अपने मेयर व पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही हैं और इसी क्रम में सीएम सिटी गोरखपुर में भी प्रत्याशियों की टिकट बंटवारे को लेकर दो विधायक आमने सामने आ गए और इन विधायकों में पार्षद प्रत्याशी की टिकट बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गया। भाजपा टिकट बंटवारे को लेकर मंथन कर रही है और इसके लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जेडीयू नेता का दावा, 5 राज्यों के सीएम को यूपीए में लाएंगे नीतीश कुमार। पीएम उम्मीदवार को लेकर कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन प्रसाद ने दावा किया कि नीतीश कुमार 5 राज्यों के सीएम को यूपी में लाएंगे। इनमें बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि राजीव रंजन ने कहा कि सही समय पर नीतीश को यूपीए संयोजक या कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाने पर निर्णय होगा। नीतीश की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वो पीएम समेत हर जिम्मेदारी निभा सकते हैं। परिस्थितियों के हिसाब से आगामी दिनों में फैसला इस पर होगा। पूरे देश में नीतीश की स्वीकार्यता है। इशारों में ही उन्होंने पीएम उम्मीदवार के लिए नीतीश का नाम उछाल दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने फिर उठाई जेपीसी जांच की मांग, कहा अडानी समूह का चीन से संबंध सामने लाना जरूरी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस द्वारा अडानी समूह के कथित चीन से लिंक और मॉरिस चंग को चीनी नागरिक बताए जाने वाला मामला थमता नजर नहीं आ रहा है और अब एक बार फिर कांग्रेस ने इस मामले को उठाया है। उन्होंने कहा कि मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से जांच कराना जरूरी है। बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि मॉरिस चंग एक चीनी नागरिक है और इसके साथ ही पार्टी ने यह दावा किया था कि इस व्यक्ति की कंपनी के अडानी समूह के कार्यों में जुड़े होने से देश की सुरक्षा को खतरा है। अडानी समूह के साथ रिश्तों को लेकर चर्चा में आए मॉरिस चंग ने कहा था कि मैं चीनी नहीं ताइवानी नागरिक हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि जो उनको वोट देगा वो अपना वोट नाश करेगा। अंबेडकर जयंती पर नीतीश का बीजेपी पर हमला, कहा काम नहीं केवल प्रचार करते हैं। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर फिर बड़ा हमला बोला है। सीएम ने भाजपा को वोट नहीं देने की अपील की है और उन्होंने कहा है कि जो भाजपा को वोट देगा वो अपना वोट नाश कर लेगा और जो भाजपा के विरोध में वोट करेगा वो अपना वोट देश का विकास में करेगा। पटना से जेडीयू कार्यालय में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस अवसर पर कार्यालय और आसपास के क्षेत्र को नीले रंग में रंग दिया गया था। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी पर राजस्थान में जमकर निशाना साधा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी के साथ कांग्रेस की लड़ाई को विचारधारा की लड़ाई करार दिया और साथ ही आरोप लगाया कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी संविधान की मूल भावना के अनुसार नहीं चल रही है और देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर सीएम अशोक गहलोत अंबेडकर सर्किल पहुंचे और बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है और आज सबसे बड़ी आवश्यकता है अहिंसा का रास्ता अख्तियार करने की। हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती इस बात की भी है कि संविधान की रक्षा कैसे की जाए और लोकतंत्र मजबूत कैसे रहे। सीएम अशोक गहलोत ने
ने कहा कि बीजेपी के साथ हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। भाजपा संविधान की मूल भावना के अनुसार चल नहीं रही है, इसीलिए आज लोकतंत्र के खतरे की बात होती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की सदस्यता हो सकती है वापस, 20 अप्रैल को आएगा इसका फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरनेम वाले केस में सूरत की सेशंस कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है और इस मामले में कोर्ट अब 20 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले 23 मार्च को सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी माना था, जिसके बाद राहुल गांधी के वकील ने सेशंस कोर्ट में कहा कि निचली अदालत का जो फैसला था वो अनफेयर था और मैक्सिमम सजा जिस केस में 2 साल की है वो मैक्सिमम सजा इनको दे दी गई है। दोस्तों अगर सूरत की सेशन कोर्ट राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाता है तो उससे उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी की ओर से कन्विक्शन को रद्द किए जाने की अपील की गई है और अगर कोर्ट कन्विक्शन रद्द कर देती है तो इससे उन्हें बड़ी राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के सदस्यता के रद्द हो जाने के बाद इस देश के लोकतंत्र को खतरे में बताया गया और एक जन आंदोलन जमीनी स्तर से शुरू किया गया जो ये दिखा रहा था कि अगर राहुल गांधी को संसद में नहीं बोलने दोगे तो वो सड़क पर उतर के बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे जरूर। वो किसी से डरने वाले नहीं है और लगातार आए दिन चाहे वो सांसद रहें या ना रहें वो इस वक्त अडानी मामले पर बीजेपी को घेरे हुए हैं और सीधा पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता और राहुल गांधी हैं, सावरकर नहीं, और उनको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले सूट बूट सरकार का एकमात्र लक्ष्य दोस्तों की तिजोरी भरना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस ने गुरुवार को गरीबों और मध्यम वर्ग की आय में कथित गिरावट को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया है। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के नेताओं को ईडी सीबीआई से तमाम परेशानियां देने के बावजूद भी राहुल गांधी डरने का नाम नहीं ले रहे हैं और सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं, केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि सूट बूट की सरकार का एकमात्र लक्ष्य है दोस्तों की तिजोरी भर दो। जी हाँ दोस्तों, गांधी ने इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी 360 सर्वे से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का एक ग्राफ ट्विटर पर पोस्ट किया और इसमें दिखाया गया है कि 2016 और 21 के बीच गरीब वर्ग की आय में लगभग 50% की कमी आई है और मध्यम वर्ग की आय में लगभग 10% की गिरावट आई है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनकी आय में 50% कमी आई है और जो मिडिल क्लास के लोग हैं हमारे आपकी तरह उनकी इनकम में 10% की गिरावट आ गई है। तो आखिरकार बढ़ोतरी किसके इनकम में हुई है? जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही समझा, धनी वर्ग यानी कि अडानी क्लास में यहाँ पर 40% की उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर सूट बूट की सरकार कह करके राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा है और कहा है कि सिर्फ अमीरों की, अपने दोस्तों की तिजोरी भरने में लगे हैं यहाँ पर सूट बूट की सरकार वाले। और आपको बता दें कि अमृत काल को मित्र काल कह के संबोधित करती है कांग्रेस पार्टी कि अमृत काल नहीं, भाजपा के मित्र का काल है और इनकी तिजोरियां भरी जा रही हैं और कंगाल हो रहे हैं देश के आम नागरिक। अगर आप भी राहुल गांधी की इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज भी कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कई बीजेपी नेताओं के आ रहे हैं कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार को फोन, किया दावा राज्य में पलट जाएगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के लिए ऐलान हो गया है और इसी बीच राज्य के वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने दावा किया कि उनके पास कई बीजेपी नेताओं के फोन आ रहे हैं जो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि वो चुनाव जीत रहे हैं और आने वाले दिनों में कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने जा रही है। एक टीवी इंटरव्यू में शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तो कांग्रेस 141 विधानसभा सीटें जीत चुकी होगी और इस राज्य में सरकार कांग्रेस बनाएगी। उन्होंने आगे कहा कि राज्य को डबल इंजन की सरकार की नहीं बल्कि न्यू इंजन सरकार की जरूरत है। कर्नाटक कांग्रेस में सीएम पद के लिए सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों ही दावेदार हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर उठाए सवाल, मायावती ने भी की उच्च स्तरीय जांच की मांग।
अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर से जुड़ा मामला। जी हाँ दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर पर ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपा न्यायालय में विश्वास ही नहीं करते हैं। आज के वह हालिया एनकाउंटरों की गहन जांच पड़ताल हो और दोषियों को छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसले का अधिकार सत्ता का नहीं होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। अखिलेश यादव का ये ट्वीट तब आया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद अहमद व गुलाम पर यूपीएसटीएफ की कार्रवाई की तारीफ की। और वहीं दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एक के बदले एक का क्या है फार्मूला, नीतीश ने किया पेश। नरेंद्र मोदी के मुकाबले इस फार्मूले को किया तैयार। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार इन दिनों दिल्ली में हैं और बुधवार को उन्होंने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और इस दौरान तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे। यही नहीं, शाम को वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी जा मिले। इसके बाद से ही चर्चा है कि आखिर नीतीश कुमार का प्लान क्या है। इस पर नीतीश के करीबियों का कहना है कि वो 2024 के लिए बड़ी विपक्षी एकता के सूत्रधार बनना चाहते हैं। बुधवार को हुई मीटिंग में एक तरफ ये चर्चा हुई कि कांग्रेस अपनी विचारधारा से तालमेल बिठाएगी, तो वहीं नीतीश कुमार उन दलों को साथ लाएंगे जो कांग्रेस और भाजपा दोनों से समान दूरी रखते हैं। इसी रणनीति के तहत नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, जो भाजपा पर तीखे हमले तो बोल ही रहे हैं, कांग्रेस से भी दूरी बरतते रहे हैं। कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे, झामुमो और शरद पवार की एनसीपी को जोड़ने का जिम्मा लिया है। वहीं नीतीश कुमार को ममता बनर्जी, चंद्रशेखर राव और वामपंथी दलों को साथ लाने का जिम्मा मिला है। जेडीयू इसे ही नीतीश फार्मूला कह रही है और इसका शुरुआती रुझान शाम को दिखा भी। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने नीतीश से मीटिंग के बाद कहा, मैं उनके साथ हूं, ये बहुत ज़रूरी है कि विपक्ष एक साथ आए और केंद्र में सरकार बदले। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें राहुल गांधी और उनके साथ नीतीश कुमार और उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे। और हमने आपको कहा था कि इन तस्वीरों में और तस्वीरें देखने को मिलेंगी और इनमें केजरीवाल देखने को मिलेंगे, ममता बनर्जी देखने को मिलेंगी और वो कहीं ना कहीं अब सच होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने सीधा सीधा कहा है कि इस वक्त ज़रूरत है कि एकजुट हुआ जाए और इस वक्त ज़रूरत है कि विपक्ष एक साथ आकर केंद्र में सरकार बदल दे। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एक मजबूत गठबंधन की जरूरत है जो भाजपा को सत्ता से हटा सके? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय मंत्री शेखावत को बर्खास्त करें, ऐसा बोले अशोक गहलोत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस कुलदीप माथुर ने राजस्थान पुलिस और एसओजी को गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश दिए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी पर रोक के बाद सीएम गहलोत की प्रतिक्रिया आई है। सीएम गहलोत ने कहा कि शेखावत कल तक तो कह रहे थे कि मैं मुलजिम हूं ही नहीं, फिर हाईकोर्ट जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? शेखावत ने अपने अरेस्ट होने पर पाबंदी लगाई है। ज़रूरत क्यों पड़ी? मैं फिर कहना चाहूँगा, आप मुलजिम तो हो ही, आपका परिवार मुलजिम है, शेखावत के साथ ही मुलजिम है और ये बहुत गंभीर केस है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बयान दिया है अशोक गहलोत ने। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विपक्ष को एक करने की दिशा में कदम बढ़ा लिया गया है और ये जो तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, ये भाजपा को डराने के लिए काफ़ी है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के दो दिग्गज और भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरे देश को एकजुट करने वाले राहुल गांधी समेत कई सारे नेता आपको इस फोटो में दिखेंगे, जिसने इस वक्त बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। और ये उम्मीद है उन आंखों के लिए जो किसी भी हालत में 2024 में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि गठबंधन बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या नीतीश के नेतृत्व में बनेगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में बनेगा, और अगर गठबंधन बनेगा तो कौन उसका नेतृत्व करेगा। दोस्तों, इस वक्त जो ये तस्वीर सामने आ रही है, इस तस्वीर में कुछ दिनों में आपको कुछ और दिग्गज नेता सामने दिख सकते हैं। इसमें आपको मायावती दिख सकती हैं, अखिलेश यादव दिख सकते हैं, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल सरीखे तमाम बड़े नेता आपको इसमें दिख सकते हैं। वक्त थोड़ा सा लगेगा, लेकिन इस महागठबंधन के बनने के बाद जो एक बात तय हो जाएगी वो ये कि दिल्ली की गद्दी पर से सत्तासीन भाजपा को उतरना पड़ेगा और लोकतंत्र को
बचाने वाली सरकार बन सकती है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के कई नेताओं पर दंगा भड़काने का लगा आरोप। पूर्व सीएम, 5 सांसद, 3 एमएलए सहित 41 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। क्या सबकी सदस्यता हो जाएगी रद्द? जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड में सचिवालय घेरने का प्रयास और उपद्रव, पत्थरबाजी, बवाल करने के मामले में मंगलवार की देर रात रांची के धुरवा थाने में कार्यपालक दंडाधिकारी उपेंद्र कुमार के बयान पर मामला दर्ज किया गया। दरअसल इस मामले में बीजेपी के 5 सांसद, 3 विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री सहित 41 नामजद व अन्य अज्ञात हजारों कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया है। इन सभी के खिलाफ उपद्रव करने, दंगा भड़काने और सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, अपराध के लिए उकसाने व दूसरे व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। दोस्तों, एक बड़ी साजिश देश के अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि चल रही है, क्योंकि रामनवमी के समय में आपने देखा होगा जो गैर बीजेपी शासित राज्य थे वहां एक तरीके से दंगे की कोशिश की गई, दंगे भड़काने की कोशिश की गई, लोगों को ध्रुवीकरण करने का लोगों में प्रयास किया गया। और उसके बाद अब एक और तस्वीर रांची से फिर से आ रही है, जहां पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीजेपी के नेताओं पर दंगा भड़काने का आरोप लगा दिया है और पूर्व सीएम समेत 5 सांसद, 3 एमएलए और 41 के खिलाफ एफआईआर इस मामले में दर्ज कर ली गई है। तो दोस्तों, क्या भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर अभी तक नहीं किया तो जरूर कीजिए दोस्तों।